नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम MPPSC एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे सिविक्स विषय की NCERT कक्षा 6वीं पर। सिविक्स विषय की NCERT कक्षा 6वीं पर। और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है। ये हमारा क्या है दोस्तों, पार्ट 2 है। कक्षा 6वीं की NCERT सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 है ना, पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि इस वीडियो सीरीज को मैं आप लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बना सकता हूँ। आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सिविक्स विषय की NCERT कक्षा 6वीं की NCERT सिविक्स विषय की है ना, अध्याय 5 पंचायती राज, चैप्टर नंबर 5 से शुरू करके है ना एंड तक की बातचीत आज हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 पंचायती राज। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, हमारा पंचायती राज का सिलेबस कहाँ से इंटरलिंक हो रहा है। GS पेपर 2 यूनिट 2, UPSC एग्ज़ाम का GS पेपर 2। ठीक है दोस्तों, GS पेपर 2 और उसमें स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियों, इससे हमारा ये क्या हो रहा है, इंटरलिंक हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यूनिट 2 में क्या क्या है। हमारे संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्या होता है जब लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं है ना, पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब भी मांगते हैं और अपने प्रतिनिधियों से क्या करते हैं दोस्तों, जवाब भी मांगते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस पंचायती राज पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे पंचायती राज के स्तर, सरपंच और पंच कौन होते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है और जिला परिषद क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारियां देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि क्या हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर होता है। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे जो क्या होता है, लोअर लेयर होता है ना, लोअर लेवल होता है, वो क्या होता है, पंचायत होता है। और पंचायत शब्द का अर्थ है लोगों की सभा। और पंचायत शब्द का दोस्तों अर्थ क्या है, लोगों की सभा। भारत में पंचायत की बहुत पुरानी परंपरा रही है। और भारत में क्या है, पंचायतों की परंपरा क्या है दोस्तों, बहुत पुरानी रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, NCERT की क्या कर लिए हैं दोस्तों, हम लोग NCERT की हिस्ट्री कक्षा 6 में हम लोगों ने सभा और समिति के बारे में पढ़ चुके हैं, जो क्या है हमारे प्राचीन समय में थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत में सरकार ने कई कामों को अधिकार पंचायत को दे दिया है। तो वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है दोस्तों, सरकार ने कई कामों का अधिकार किसको दे दिया है, पंचायत को दे दिया गया है। किसको दे दिया है, पंचायत को दे दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सबसे निचले स्तर के लोगों को भी सरकार चलाने में भागीदारी मिल सके, ताकि जो क्या है निचला स्तर है, ग्रामीण स्तर है, वहाँ के लोगों को भी क्या हो दोस्तों, सरकार चलाने में भागीदारी मिल सके, उनको भी लगे कि हाँ जो है तो हम लोग भी सरकार के स्तर को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। आगे देखते हैं। पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत,
या ग्राम स्तर का पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत या प्रखंड ब्लॉक स्तर का पंचायत, जिला परिषद, जिला स्तर का पंचायत। तो तीन पंचायत के कितने तीन स्तर हैं। पहला तो क्या है ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर का पंचायत, दूसरा पंचायत समिति या जनपद पंचायत या प्रखंड ब्लॉक स्तर का जो पंचायत है तो उसको पंचायत समिति, और जो जिला स्तर का पंचायत है उसको जिला परिषद या जिला पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। पंचायती राज के तीन स्तर हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर का, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर की, है ना, प्रखंड या ब्लॉक स्तर की हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी जिला परिषद जिला स्तर की पंचायत हो जाएगी। ग्राम सभा क्या होती है दोस्तों, ग्राम सभा के सभी वयस्कों की बैठक को ग्राम पंचायत के सभी वयस्कों की बैठक को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम पंचायत का हर वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से क्या है अधिक है ग्राम सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम सभा क्या हो गई, ग्राम पंचायत के सभी वयस्कों की सभा है ना। और वयस्क किसको कहते हैं, जिसकी उम्र क्या है 18 वर्ष से अधिक है ना। गांव का हर वह व्यक्ति जिसकी आयु क्या है 18 वर्ष से अधिक है वो क्या हो सकता है ग्राम सभा में शामिल हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत क्या होती है। तो ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। तो जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, जो सदस्य चुने जाते हैं उनके द्वारा होता है। किसका, ग्राम पंचायत का गठन। एक ग्राम पंचायत के सदस्य कई गांवों से या केवल एक गांव से चुनकर आते हैं। और एक ग्राम पंचायत के क्या हैं सदस्य क्या हैं, कई गांवों से या केवल एक गांव से ही क्या होते हैं चुन करके आते हैं। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। और जो ग्राम पंचायत है उसका कार्यकाल कितना है दोस्तों, 5 साल का है। और हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। और क्या है दोस्तों, हर 5 साल पर क्या होते हैं दोस्तों, चुनाव होते हैं। हर 5 साल पर क्या होते हैं दोस्तों, चुनाव होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या है। तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ग्राम सभा क्या होती है दोस्तों, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो और जिसका नाम क्या हो उस गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा क्या होती है दोस्तों, ग्राम सभा में क्या होता है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की क्या होती है, सभा होती है। और किसी भी व्यक्ति की यदि उम्र क्या है 18 साल या उससे ऊपर हो और उसका नाम गांव की क्या हो वोटर लिस्ट में दर्ज हो तो वह क्या होगा, ग्राम सभा का सदस्य होता है। और ग्राम पंचायत में क्या होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह होता है। जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या होती है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनको क्या करती है जनता चुन लेती है, वो प्रतिनिधियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत कहलाता है। और ग्राम पंचायत का सदस्य कई छोटे छोटे गांवों किसी एक बड़े गांव का हो सकता है। तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य है वो क्या है, कई छोटे छोटे गांवों या किसी एक बड़े गांव का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 सालों का होता है। और ग्राम पंचायत जो होती है इसका कार्यकाल टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और हर 5 सालों पर फिर से क्या होता है दोस्तों, निर्वाचन होता है। हर 5 सालों में क्या होता है, निर्वाचन होता है। आगे देख लेते हैं, पंच या वार्ड सदस्य। पंच या वार्ड सदस्य कौन होते हैं। एक ग्राम पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाता है। तो कोई भी मान लो दोस्तों क्या है, ग्राम पंचायत है तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, कई वार्डों में बांट देते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, कोई गांव है तो इसके पूरे एरिया को क्या कर देते हैं, कई वार्डों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। और कई वार्डों में बांट देते हैं और हर वार्ड से क्या होता है, एक एक सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, चुन करके आते हैं। लड़ते कई सदस्य हैं लेकिन चुन करके क्या होता है, केवल एक एक सदस्य ही क्या होते हैं, आते हैं। एक पंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों की देखभाल करनी होती है। और जो पंच होता है उसको अपने निर्वाचन क्षेत्र मतलब जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ता है उस क्षेत्र में जो क्या है इंटरेस्ट होते हैं, जो उस क्षेत्र के जो हित होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनको क्या करना होता है, देखना होता है। किसको, पंच या जो वार्ड का सदस्य होता है उसको। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सरपंच। तो सभी पंच मिल करके एक अपना नेता चुनते हैं। सभी पंच क्या करते हैं दोस्तों, मिल करके एक नेता चुनते हैं और यह नेता सरपंच या पंचायत प्रधान कहलाता है। और क्या करते हैं,
सभी जो वार्ड मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना मिल करके अपना एक क्या कर लेते हैं, संयुक्त रूप से एक नेता चुन लेते हैं और वही नेता क्या कहलाता है, सरपंच या ग्राम प्रधान कहलाता है। और ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है और वो वही सरपंच क्या करता है, जो ग्राम सभा की हमारी बैठक होती है उसकी क्या करता है दोस्तों, अध्यक्षता करता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं ग्राम सभा का सचिव कौन होता है। तो ग्राम सभा का सचिव चुनकर नहीं आता है। ग्राम सभा का जो सचिव होता है वो चुन करके नहीं आता है, उसको क्या होता है, उसका इलेक्शन नहीं होता है, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और उसको कौन नियुक्त करता है दोस्तों, उसको सरकार नियुक्त करती है। ठीक है। सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक को बुलाना और बैठक का रिकॉर्ड रखना है। और जो सचिव है उसका जो सेक्रेटरी है ना, आप लोगों ने देखा होगा गाँव में क्या होता है, ये सेक्रेटरी सभी तरह के कामों को क्या करता है, करवाता है। तो सचिव का काम क्या होता है, ग्राम सभा की बैठक बुलाना और बैठक का क्या है, रिकॉर्ड रखना। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत कार्य कौन कौन सी करती है। तो ग्राम पंचायत मुख्यतः क्या करती है, 3 काम करती है। जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव करती है। जो लोगों की क्या है, लोगों की जो सुविधाएं हैं उनका क्या करती है, निर्माण कराती है और उनका क्या करती है, रख रखाव देखभाल भी करती है। और क्या करती है, स्थानीय कर भी क्या करती है, लगाती है, निर्धारित करती है और उसको क्या करती है, वसूलने का भी काम करती है। और सरकारी योजनाओं का क्या करती है, क्रियान्वयन भी करती है। और सरकारी योजनाओं का क्या करती है दोस्तों, क्रियान्वयन भी करती है। ठीक है दोस्तों। तो ग्राम पंचायत के 3 कार्य हैं। पहला कार्य जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव, दूसरा कार्य स्थानीय कर निर्धारण और वसूली, तीसरा कार्य क्या है, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। आगे देखते हैं दोस्तों जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव किस तरह से पंचायत करती है। ग्राम पंचायत का काम है जल स्रोत, है ना, सड़कें, नालियाँ, स्कूल और अन्य जन सुविधाओं का निर्माण करवाना। ये सुविधाएं किसी भी गांव के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और ये जो सुविधाएं होती हैं दोस्तों वो किसी भी गांव के लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों स्थानीय कर का निर्धारण और उसकी वसूली। तो ग्राम पंचायत कुछ क्या है, स्थानीय कर भी वसूलती हैं। उदाहरण के लिए स्थानीय बाजार या हाट से ग्राम पंचायत कर वसूलती हैं। स्थानीय कर निर्धारण और वसूली भी क्या करती है, पंचायत करती है। ग्राम पंचायत क्या करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ग्राम पंचायत कुछ स्थानीय कर भी वसूलती है। उदाहरण के लिए जो स्थानीय बाजार होते हैं, है ना, हाट होते हैं, उनसे क्या करते हैं, ग्राम पंचायत उनसे क्या करती है दोस्तों, कर वसूलती है ना, कर क्या करती है, वसूलती है। सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे होता है। तो गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। गांव में क्या होता है दोस्तों, रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। ऐसी योजनाओं के लिए आने वाली राशि सरकारी मशीनरी से होकर आती है। और ऐसी योजनाओं से जो आने वाली राशि है ना, वो क्या होती है दोस्तों, सरकार के जो मशीनरी होती है, सरकार का जो तंत्र होता है उससे क्या होती है, हो करके आती है। तो ग्राम पंचायत का काम ऐसी योजनाओं को सही से अमल करवाना है। और ग्राम पंचायत क्या करती है दोस्तों, इस तरह की जो योजनाएं होती हैं उनको क्या करती है, सही से क्या करती है, अमल में लाती है ना, सही से क्या करती है, लागू कराती है। आगे देखते हैं दोस्तों मनरेगा ऐसी ही एक योजना का उदाहरण है। और जो मनरेगा है हमारी, है ना, तो वो क्या है, इसी तरह की एक योजना है। तो पंचायत की आमदनी का स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो मकानों और बाजार से टैक्स। पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन से हैं, मकानों और बाजार से टैक्स। जिला पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि, जिला पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि और सामुदायिक कार्यों के लिए मिलने वाला दान। और जो क्या है, सार्वजनिक कार्यों के लिए मिलने वाला क्या है, दान है। तो 3 स्रोत यहाँ पे दिखा रहा है ना, हमारी एनसीईआरटी बता रही है 3 स्रोत, है ना, किसके, पंचायत की आमदनी के 3 स्रोत कौन से, मकान और बाजार से टैक्स, जिला पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि और सामुदायिक कार्यों के लिए जो दान मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। आगे देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ये किस तरह का प्रश्न होता है, आता है हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में। देख लेते हैं, भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आंकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं। ठीक है ना दोस्तों। इस तरह का प्रश्न, ये प्रश्न आप लोगों को हल नहीं करना है अभी, है ना,
केवल हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि इस तरह से क्या होता है, प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का क्या करना है, आकलन करना है। और क्या करना है, विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों की खोज कर सकती है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि सीधा सीधा क्या हो रहा है ना, एनसीईआरटी क्लास 6 से क्या है ये प्रश्न एकदम से क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। ग्राम सभा के कार्य। ग्राम सभा के कार्य, ग्राम सभा का प्रमुख काम ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना है। और ग्राम सभा के क्या हैं जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है, ग्राम पंचायत का जो कार्य है, ग्राम पंचायत जो कार्य कर रही है उसकी क्या करना है, निगरानी करना है। और ग्राम सभा की बैठक के दौरान किसी को भी किसी भी गड़बड़ी के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार है। और जो ग्राम सभा की बैठक होती है उस टाइम पर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को है ना, किसी भी प्रकार की यदि क्या है कोई गड़बड़ी हुई है ना, कोई काम ठीक से नहीं हुआ है तो उसके बारे में क्या है, उसको प्रश्न पूछने का क्या होता है दोस्तों, राइट होता है, अधिकार होता है। उदाहरण के लिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की लिस्ट बनाते समय हो सकता है कि सरपंच किसी धनी व्यक्ति का नाम डाल दे या किसी गरीब का नाम हटा दे। तो क्या होता है दोस्तों, जो गरीबी रेखा के नीचे वाली जो बीपीएल की क्या है लिस्ट बनती है उस समय क्या हो सकता है कि सरपंच क्या कर सकता है, किसी जो धनी व्यक्ति है उसका भी नाम डाल दे या कि किसी गरीब व्यक्ति का क्या कर दे, नाम को हटा दे। तो ये काम कर सकता है। तो इसके बारे में क्या कर सकती है, ग्राम सभा की बैठक के दौरान कोई भी क्या कर सकता है, किसी को भी है ना इस प्रकार के प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, अधिकार होता है। आगे देख लेते हैं ग्राम सभा का महत्व क्या है। ग्राम सभा का कार्य ग्राम पंचायत के कार्यों का अवलोकन करना होता है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। और जो ग्राम सभा होती है वो क्या करती है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से क्या करती है दोस्तों, रोकती है। ग्राम सभा की बैठक के दौरान सभी सदस्यों को ग्राम पंचायत के गलत कार्यों और पैसों के दुरुपयोग के संबंध में सवाल उठाने का अधिकार होता है। तो जो ग्राम सभा होती है वो क्या करती है दोस्तों, जब बैठक होती है उसकी, तो वो उसके सभी सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, सभी सदस्य जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के गलत कार्यों और पैसों के दुरुपयोग के संबंध में सवाल उठाने का क्या करते हैं, अधिकार रखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे किसी भी योजना को सही तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है। तो इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी योजना को क्या करते हैं, ठीक तरीके से है ना कार्यान्वित कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो इस तरह ग्राम पंचायत चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है। इस तरह से जो ग्राम पंचायत होती है दोस्तों वो क्या करती है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है, साथ ही लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। और साथ ही क्या है, वो लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में भी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन रहा है, भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदान के अलावा किन स्रोतों की खोज कर सकती है। जीएस पेपर 2 है ना, 2008 मेंस का क्या है ये प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न क्या है हमारे मेंस में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, पंचायती राज के 3 स्तर है ना, कौन कौन से थे, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर का पंचायत है ना, पंचायत समिति, जनपद पंचायत या ब्लॉक स्तर का पंचायत, जिला परिषद या जिला स्तर का पंचायत। ठीक है दोस्तों, तो पंचायत समिति आप देख लेते हैं, हमारा क्या है दूसरे, एक तो हमने ग्राम पंचायत देख ली, अब क्या देखते हैं पंचायत समिति है ना, या जो था क्या था ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर का जो पंचायत था है ना, उसको क्या कहते थे, पंचायत समिति कहते थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं पंचायत समिति क्या होती है ना, कैसी इसकी संरचना होती है ना। तो यह तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर की स्थानीय सरकार है। तो पंचायत समिति क्या होती है, तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर की क्या होती है, स्थानीय स्तर की, ब्लॉक की स्थानीय स्तर की क्या होती है, सरकार होती है। किसी भी तहसील के अंदर आने वाले हर गांव मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। तो जो पंचायत समिति का निर्माण होता है वो तहसील के अंदर आने वाले सभी गांव मिलकर के करते हैं। तो पंचायत समिति का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करना है। तो पंचायत समिति का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करना है। आगे देखते हैं पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, तो पंचायत समिति में चुने हुए सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुछ अपूर्व दृष्ट और कुछ सह सदस्य होते हैं।
तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, पंचायत समिति में जो चुने हुए सदस्य होते हैं। उनके अलावा क्या होता है, प्रखंड विकास अधिकारी, और कुछ क्या है, अपूर्व दृष्ट सदस्य होते हैं, और कुछ सह सदस्य होते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो चुने प्रकार के, दूसरा प्रखंड विकास पदाधिकारी, है ना, और क्या होता ये क्या होता है, ये पीसीएस रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ क्या होते हैं, अपूर्व दृष्ट सदस्य होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, सह सदस्य होते हैं। तो अपूर्व दृष्ट सदस्यों में उस समय उस क्षेत्र के सारे सरपंच, सांसद, विधायक और एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर हो सकते हैं। तो जो अपूर्व दृष्ट सदस्य होते हैं, तो सारे सरपंच उस क्षेत्र के, है ना, सांसद, विधायक और एसडीओ ये जो क्या होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, ये सभी क्या है, अपूर्व दृष्ट सदस्य होते हैं। किसकी, पंचायत समिति की। आगे देखते हैं दोस्तों, सह सदस्यों में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि, कोई बड़ा किसान और सहकारी समिति के सदस्य हो सकते हैं। तो जो क्या है, को मेंबर होते हैं, सह सदस्य होते हैं, उनमें क्या हो सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं, SC ST के कोई प्रतिनिधि हो सकते हैं, है ना, कोई बड़ा किसान हो सकता है, या सहकारी समिति के सदस्य हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन 5 साल के लिए होता है, और इसका गठन भी क्या होता है दोस्तों, 5 ईयर के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। इसकी अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और इसकी अध्यक्षता भी क्या होता है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता के लिए भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे, है ना, पद होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज के 3 स्तरों में, है ना, हमने क्या देख लिया, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर का, है ना, पंचायत समिति जनपद पंचायत, प्रखंड ब्लॉक स्तर का पंचायत, और अब हमारा क्या है, जिला स्तर या जिला परिषद या जिला स्तर का पंचायत या जिला पंचायत। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जिला परिषद में क्या होता है, पंचायती राज के शीर्ष पर, जो पंचायती राज हमारा है उसके सबसे ऊपरी स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद आता है। तो सबसे ऊपरी स्तर का क्या है, जिला परिषद, है ना, सबसे निचला स्तर क्या है, पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, और क्या है दोस्तों, जो बीच का स्तर है वो क्या है, पंचायत समिति है, जो तहसील स्तर पर है। तो 3 लेयर थे। तो इस सबसे जो क्या है, शीर्ष स्तर है, जो शीर्ष पर है पंचायती राज के, वो क्या है, जिला परिषद है। ठीक है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी करता है। तो इसकी जो क्या होता है, अध्यक्षता होती है, वो कौन करता है, IAS अधिकारी करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी जो वहाँ क्या रहेगा, जिले में पदस्थ रहेगा, वो करेगा। इसका काम उस जिले में पड़ने वाले हर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कामों की निगरानी करना है। और ये जो IAS अधिकारी होता है वो क्या करता है, इसका जो काम होता है वो उस जिले में पड़ने वाले हर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उनकी निगरानी को यही देखता है। उन कार्यों को ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने का काम यही IAS क्या करता है, ऑफिसर करता है। जिले के लिए कई लोक कल्याण काम करवाने का जिम्मा भी जिला परिषद पर होता है। तो जिले के लिए क्या है, कई लोक कल्याण वाले काम भी करवाने का जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है दोस्तों, जिला परिषद की ही होती है। आगे देख लेते हैं, ग्राम पंचायत का महत्व क्या है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों के हाथों में सत्ता पहुंचती है। ग्राम पंचायत के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो लोग होते हैं उनके हाथों में क्या होता है, सत्ता पहुंचती है। स्थानीय समस्याओं और ज़रूरतों की सबसे अच्छी समझ जनता के पास ही होती है। तो जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो गांव स्तर की क्या हैं, है ना, समस्याएं हैं, और जो ज़रूरतें हैं उसकी जो सबसे अच्छी समझ होती है वो किसके पास होती है, जनता के पास ही होती है। अब हर समस्या के निपटारे के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो नहीं आ सकते, और क्या है, हर प्रकार की समस्या को निपटारे के लिए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा क्या है, देश है, और कई तरह की क्या है, समस्याएं हैं, और सब समस्याओं को क्या है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो आकर के नहीं निपटा सकते। तो इसलिए क्या है, स्थानीय स्तर पर क्या कर दिया गया है, ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों को क्या कर दिया गया है, सत्ता प्रदान कर दी गई है ना। तो इसलिए अपनी स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को कुछ शक्ति मिलनी ही चाहिए। तो इसीलिए क्या है, जो क्या है स्थानीय समस्या है, जो क्या है स्थानीय समस्या है, उनको सुलझाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ शक्ति, है ना, कुछ पावर तो मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम देखते हैं गांव का प्रशासन। अध्याय 6 गांव का प्रशासन क्या है, अध्याय 6 गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन कैसे चलता है ना, इस चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। तो गांव कितने हैं दोस्तों, भारत में 6 लाख से अधिक हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना
कोई आसान काम नहीं है ना। वहाँ पर क्या है, गाँवों में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क आदि की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और इन सभी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत होती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इन सब की व्यवस्था के लिए जो गांव होता है उसका क्या होता है, प्रशासनिक ढांचा होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े थोड़े विस्तार से क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। देख लेते हैं हमारे इस एग्ज़ाम में क्या है, यूपीएससी एग्ज़ाम में किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। तो संघीय ढांचे से संबंधित विषय, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, जीएस पेपर 2 यूनिट 2 से क्या है, इंटरलिंक हो रहा है। क्या सीखेंगे हम, प्रशासन, विवाद का समाधान, पुलिस की भूमिका, पटवारी की भूमिका, है ना। मेनली हम लोग देखेंगे कि गांव का प्रशासन, है ना, गांव में यदि विवाद होता है तो उसका समाधान कैसे होता है, पुलिस क्या काम कर सकती है, ठीक है दोस्तों, पटवारी की क्या भूमिका होती है, ये देख लेंगे। एक एक करके देखते हैं। तो ग्राम पंचायत का महत्व, तो शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को प्रशासन कहते हैं। तो जो शासन की क्या है, अलग अलग विभिन्न पहलुओं के जो विकास हैं और उसकी अमल जो होती है तो उसके प्रशासन को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रशासन कहते हैं। तो शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का जो भाग जनता की भलाई के लिए होता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। तो लोक प्रशासन क्या है दोस्तों, प्रशासन का वो भाग जो जनता की क्या है, भलाई के लिए है, जो जनता की क्या है दोस्तों, भलाई के लिए है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, लोक प्रशासन कहते हैं। गांवों में प्रशासन के कई पहलू हैं और गांवों में क्या है दोस्तों, प्रशासन के कई पहलू हैं, ठीक है दोस्तों। गांवों में प्रशासन के क्या है दोस्तों, कई पहलू हैं, गांवों में प्रशासन के कई पहलू हैं, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं क्या क्या है। गांवों में प्रशासन के कई पहलू हैं। गांवों में प्रशासन के पहलू कौन से हैं दोस्तों, जैसे जन सुविधाओं का निर्माण, लोक कल्याण योजनाओं को लागू करना, झगड़े का निपटारा करना, जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना, लगान भू कर की वसूली। तो जो गाँव का प्रशासन होता है उसमें क्या होता है, जन सुविधाओं का निर्माण होता है ना, लोक कल्याण योजनाएं लागू होती हैं, है ना, झगड़े का, किसी प्रकार का यदि झगड़ा है तो उसका निपटारा, जमीन का रिकॉर्ड रखना, है ना, लगान भू कर की वसूली करना, ठीक है दोस्तों। लगान और भू कर की वसूली भी क्या कर सकती है, ग्राम पंचायत या गांव का जो प्रशासन है वो कर सकता है। तो विवाद का समाधान, जब 2 लोग या लोगों के 2 समूह किसी बात पर सहमत नहीं होते तो विवाद खड़ा हो सकता है। अब विवाद होता कैसे है दोस्तों, मान लो 2 लोग हैं या लोगों के 2 क्या हैं, समूह हैं और वो किसी बात को लेकर के क्या है, सहमत नहीं है, तो क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। और ज़्यादातर विवादों को शांति से हल किया जा सकता है और वहीं पर क्या है, पंचायत में ही क्या किया जा सकता है दोस्तों, ज़्यादातर विवादों को क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन कई बार विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तंत्र के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, विवाद ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए दोस्तों जो प्रशासनिक तंत्र होता है उसके हस्तक्षेप की जरूरत पड़ जाती है, प्रशासनिक तंत्र को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। पुलिस की भूमिका क्या होती है, पुलिस का काम है कानून को लागू करना। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सिंपल शब्दों में यहाँ बताया गया है एनसीईआरटी में कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम है कि कानून को लागू करना। कोई भी कानून है यदि उसको लागू कराना किसका काम है, पुलिस का काम है। और पुलिस अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द भी बहाल करना होता है। पुलिस को अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द भी क्या करना होता है, बहाल। ठीक है दोस्तों, तो पुलिस का काम क्या है दोस्तों, कानून को लागू करना और अपने क्षेत्र में शांति सौहार्द बहाल करना, है ना। हर गांव के लिए एक थाना होता है और हर गांव के लिए क्या होता है दोस्तों, एक थाना होता है। और एक थाने के क्षेत्र में क्या होते हैं दोस्तों, कई गांव आते हैं। और एक थाने के क्षेत्र में एरिया में क्या होता है दोस्तों, कई गांव आते हैं। तो पुलिस की भूमिका क्या है, कानूनों को लागू कराने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। शांति और सौहार्द बहाल करने में भी पुलिस की भूमिका है। और क्या होता है दोस्तों, हर गांव के लिए एक थाना होता है और हर एक थाने क्षेत्र के लिए क्या होते हैं, कई गांव होते हैं। तो इस तरह से ये पुलिस की भूमिका हो गई। आगे देख लेते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन होता है ना। SHO या थाना अध्यक्ष जिसको कहते हैं,
थानेदार भी कहते हैं बोलचाल की आम भाषा में। तो पुलिस थाने के मुखिया को थानाध्यक्ष या थानेदार कहा जाता है, SHO कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, SHO कहा जाता है, SO ऐसा शॉर्ट में बोलते हैं लोग। तो पुलिस थाने के मुखिया को थानाध्यक्ष या थानेदार कहते हैं। अलग अलग राज्यों में दोस्तों इनका नाम क्या है, अलग अलग है। थानेदार का काम क्या है दोस्तों, शिकायत दर्ज करना। थानेदार अब काम कौन सा करता है दोस्तों, शिकायत दर्ज करना। थाने में किसी भी शिकायत को अक्सर FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया जाता है। थाने में क्या है, कोई किसी भी प्रकार की यदि शिकायत आती है तो उसको FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में क्या करते हैं दोस्तों, दर्ज करते हैं। कौन दर्ज कराता है, थानेदार क्या करता है, वहाँ पर जो क्या होता है मुंशी होता है उसको दर्ज करने के लिए निर्देशित करता है। और FIR जब दर्ज हो जाती है तब क्या होता है, शिकायत दर्ज करने के बाद थानाध्यक्ष एक कांस्टेबल को विवाद या अपराध के स्थल पर छानबीन के लिए भेजता है। तो थानाध्यक्ष क्या करता है दोस्तों, कांस्टेबल को क्या करता है, विवाद या अपराध के स्थान पर जा करके छानबीन करने के लिए, है ना, जांच करने के लिए क्या करता है दोस्तों, भेजता है। और समाधान के लिए थानेदार पंचायत या गांव के बुजुर्गों की मदद भी ले सकता है। और यदि जो है तो शिकायत है तो उसका समाधान करने के लिए वो क्या कर सकता है, पंचायत या गांव के बुजुर्गों की मदद भी ले सकता है। जरूरत पड़ने पर थानेदार कोर्ट भी जा सकता है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो थानेदार कहाँ जाएगा, कोर्ट भी जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जमीन विवाद। ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण जमीन से जुड़ा झगड़ा होता है। ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण जमीन से जुड़ा झगड़ा होता है। गांव के कुछ लोग अन्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जमीन विवाद। ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण जमीन से जुड़ा झगड़ा होता है। ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण जमीन से जुड़ा झगड़ा होता है। गांव के कुछ लोग अन्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं कुछ अन्य लोगों से क्या होते हैं दोस्तों, अन्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। और क्या करते हैं, जो अधिक शक्तिशाली आदमी होता है वो कम शक्तिशाली आदमी की जमीन हड़पने की कोशिश कर सकता है। तो जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो क्या करता है दोस्तों, कम शक्तिशाली आदमी की जमीन को क्या करता है, हथियाने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में अक्सर SC ST या पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति शिकार होते हैं। तो कई बार एक ही जाति के लोगों के बीच भी जमीन का विवाद उठ खड़ा होता है। और कई बार क्या होता है, जो जमीन का विवाद होता है वो एक ही जाति के लोगों के बीच भी उठ खड़ा हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पटवारी होता है एक। तो पटवारी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे तहसीलदार, कानूनगो, ग्रामीण अधिकारी। तो पटवारी का काम लगान वसूल करना होता है। और पटवारी का जो काम है वो क्या करना है, लगान को वसूल करना है। राजस्व वसूली तंत्र में पटवारी सबसे अगली पंक्ति का कर्मचारी होता है। तो जो पटवारी होता है दोस्तों वो क्या होता है, राजस्व वसूली तंत्र में पटवारी सबसे अगली पंक्ति का सबसे बड़ा क्या होता है, कर्मचारी होता है। सबसे मतलब जो क्या है, गांवों में जाता है तो वही क्या है, पटवारी है। आगे देखते हैं तो पटवारी के सिस्टम को सबसे पहले शेरशाह सूरी ने लागू किया था। पटवारी का जो सिस्टम था उसको सबसे पहले किसने लागू किया था, शेरशाह सूरी ने लागू किया था। और बाद में इसे अकबर ने और बेहतर किया। और बाद में जो अकबर था हमारा, है ना, मुगल शासक अकबर, वो उसने इसको और ज़्यादा बेहतर किया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भू राजस्व या लगान। भारत में शुरू के राजाओं और महाराजाओं के ज़माने से ही क्या है, भू राजस्व सरकार के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत रहा है। तो भारत में क्या है, प्रारंभ से ही जो राजा और महाराजा थे, है ना, उनके ज़माने से ही जो भू राजस्व है ना, भूमि पर जो कर लिया जाता है वही क्या है, सरकार के राजस्व का क्या था, मुख्य स्रोत था। आज भी सरकार क्या कर रही है, किसी भी किसान के पास कुल ज़मीन का सालाना टैक्स लगाती है। जो किसान के पास क्या है, कुल ज़मीन है, उस पर क्या करती है, टैक्स लगाती है सरकार। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे NCERT में हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि जब मनुष्य क्या है, समुदाय बनाकर रहने लगा और मुखिया और राजा जैसी अवधारणा का जन्म हुआ, तो समुदाय के बाकी लोग उस मुखिया को लगान के रूप में कुछ वस्तुएं दे देते थे। आगे देखते हैं दोस्तों,
जिला स्तर पर राजस्व वसूली तंत्र का मुखिया कलेक्टर होता है। तो जिला स्तर पर क्या होता है, जो राजस्व की वसूली सिस्टम है उसका जो मेन होता है वो कौन होता है, कलेक्टर होता है। टैक्स के कलेक्शन से जुड़े होने के कारण जिलाधिकारी को कलेक्टर भी कहा जाता है। तो टैक्स के कलेक्शन से ये जुड़ा होने वाला अधिकारी है, इस कारण इसको कलेक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कलेक्टर नाम क्यों इसका पड़ा है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है, जिले स्तर पर टैक्स कलेक्शन का काम करता है ना, इस कारण इसका नाम कलेक्टर पड़ा है। शायद आज बहुत सारे जो है तो दोस्तों को ये पता चला होगा है ना कि कलेक्टर नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि क्या है, ये जिले में क्या करता है, टैक्स कलेक्शन का काम करता है। करने वाला क्या है, सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, प्रमुख होता है टैक्स कलेक्शन वाला, इस कारण इसका नाम कलेक्टर पड़ गया है। आगे देखते हैं पटवारी कौन कौन से काम करता है। पटवारी भूमि पर उगने वाली फसल का रिकॉर्ड रखता है। भूमि पर कौन कौन सी फसल उगती है उसका क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। दूसरा, जमीन के मालिक का भी क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है कि जमीन का मालिक कौन है ना, इस तरह के रिकॉर्ड भी क्या करता है, पटवारी रखता है। तो पटवारी के दो प्रमुख काम हैं, भूमि पर उगने वाली फसल, कौन कौन सी फसल है ना भूमि पर बोई गई है या बोई जाती है, इसका रिकॉर्ड, और जमीन के मालिक का रिकॉर्ड। अब जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी, जमीन के रिकॉर्ड को खसरा कहते हैं। जमीन के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है दोस्तों, खसरा कहा जाता है। जमीन का जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। खसरे की महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं दोस्तों, जमीन का वर्तमान मालिक कौन है, खसरा बताता है ना। जमीन का क्षेत्रफल कितना है, ये भी खसरा बताता है। और जो जमीन में उगाई जाने वाली फसल है वो कौन सी है, ये भी खसरा बताता है ना। जमीन पर कोई अन्य सुविधा ली गई है ना कि नहीं ली गई है, ये भी क्या करता है, खसरा बताता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जमीन के रिकॉर्ड का महत्व क्या है। जमीन का रिकॉर्ड सरकार और जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। खसरे की जरूरत कई मामलों में पड़ सकती है। जमीन बेचने एवं खरीदने वाले को खसरे की जरूरत पड़ती है। यदि कोई आदमी अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेना चाहता है तो बैंक को उस जमीन का खसरा दिखाना होता है। तो बैंक क्या करता है, जमीन का खसरा लेता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जब भी किसी जमीन के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद होता है तो रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। और जब क्या होता है, जमीन के मालिक है ना, जमीन का मालिक कौन है, इसको लेकर के कोई क्या होता है, स्वामी कौन है, इसको लेकर के कोई यदि विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो इसी रिकॉर्ड की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों में जमीन का बंटवारा करना चाहता है तो इस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। जब क्या करता है, कोई व्यक्ति जमीन का बंटवारा करना चाहता है तो भी क्या होता है, इस रिकॉर्ड की जरूरत होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, खसरा निकलवाना। खसरा कैसे निकलता है ना। कोई भी आदमी उचित शुल्क देकर तहसील से किसी जमीन का खसरा निकलवा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो है ना, वो क्या कर सकता है, उचित जो उसकी क्या है निर्धारित शुल्क है उसको दे करके तहसील से क्या कर सकता है, जमीन का खसरा निकलवा सकता है। आप तहसील ऑफिस से जमीन का नक्शा भी ले सकते हैं, और तहसील ऑफिस से क्या हो सकता है, जमीन का नक्शा भी हम सब ले सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन के बाद जमीन का रिकॉर्ड प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। अब जब से कंप्यूटर में क्या हो गया है, सब चीज़ें दर्ज हो गई हैं, तब से अब जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको प्राप्त करना क्या हो गया है दोस्तों, आसान हो गया है। आगे देखते हैं तहसीलदार क्या होता है दोस्तों। प्रत्येक तहसील में क्या होता है, एक तहसीलदार होता है। प्रत्येक तहसील में क्या होता है, एक तहसीलदार होता है। और ये क्या होता है, कई पटवारियों के ऊपर होता है। और कई पटवारी जैसे क्या है, कई पटवारी जो है तो है ना, अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट क्या करते हैं, तहसीलदार को देते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक तहसील में क्या होता है, एक ही तहसीलदार होता है। और पटवारी क्या होते हैं, तहसील के अंदर कई पटवारी होते हैं। और पटवारी क्या करते हैं, तहसीलदार से क्या होते हैं, छोटे स्तर के है ना कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। पटवारी जमीन का लेखा जोखा रखता है, जबकि पंचायत स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखता है। जबकि पंचायत क्या करती है, स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखती है। जब सड़क बनाने वाले और कुआं खुदवाने या चापाकल लगवाना होता है तो पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो पटवारी जमीन का लेखा जोखा रखता है, जबकि पंचायत क्या करती है, स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखती है ना। जब सड़क बनाने नाले बनवाने और कुआं खुदवाने या चापाकल लगवाना होता है तो पंचायत को जमीन के दस्तावेज की जरूरत होती है। पंचायत को क्या होती है दोस्तों, जमीन के दस्तावेज की जरूरत होती है।
ठीक है दोस्तों, पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं। ज़्यादातर जमीन के विवाद को पंचायत में ही सुलझा लिया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, जो ज़मीन का विवाद होता है उसको कहाँ सुलझा लेते हैं दोस्तों, पंचायत में ही सुलझा लेते हैं। और इसके लिए भी दस्तावेज की ज़रूरत होती है, और इसके लिए भी क्या होता है दोस्तों, दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। हमें क्या जानकारी मिल रही है कि पंचायत और पटवारी का काम क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तहसीलदार के प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है कौन, तहसीलदार। राजस्व की निगरानी करता है, कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है ना, उसकी क्या है, निगरानी करता है। आगे दोस्तों क्या करता है, किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल सके, इसका भी क्या करता है, ध्यान तहसीलदार रखता है। विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र भी जारी करता है। जमीन से जुड़े विवादित मामलों की सुनवाई करता है। तो तहसीलदार के है ना 4-5 काम यहाँ पे बता रहा है। हमारी एनसीईआरटी क्या बता रही है, बता रही है कि ये क्या करेगा, पटवारी के जो कार्य है उसका क्या करता है, जांच करता है ना, राजस्व की भी क्या करता है, जांच करता है, देखभाल करता है, निगरानी करता है। किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल मिल रही है आसानी से कि नहीं मिल रही है, इसका भी क्या करता है दोस्तों, ध्यान रखता है। विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र है ना, निवास प्रमाण पत्र जारी करता है। जमीन से जुड़े है ना विवादित मामलों की भी क्या करता है, सुनवाई करता है। जमीन से जुड़े जो विवादित मामले हैं उनकी भी क्या करता है दोस्तों, ये सुनवाई करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, गांवों में जो अन्य सुविधाएं हैं है ना, उनकी क्या स्थिति है। तो गांवों में जो अन्य सुविधाएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, स्कूल हो गया, दूध उत्पादकों की सहकारी समिति हो गई, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005, हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है। पहले किसी व्यक्ति की जमीन को उसके बेटों में बराबर बांटा जाता था। पहले क्या था दोस्तों, किसी क्या है व्यक्ति की जमीन है यदि, तो उसको उसके बेटों में क्या कर दिया जाता था, बराबर बांट दिया जाता था। सरकार ने 2005 में इस नियम में संशोधन किया, और जो गवर्नमेंट थी उसने 2005 में क्या किया दोस्तों, इस नियम में संशोधन किया। और अब नए नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की जमीन में उसकी बेटियों का भी हिस्सा रहता है। और नए नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की जो यदि जमीन है तो उसकी जमीन में क्या है, बेटियों का भी हिस्सा है, केवल बेटों का हिस्सा नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। और ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों ताकि क्या किया जा सके, महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा अध्याय 7, नगर प्रशासन। नगरों का प्रशासन किस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों देखते चलते हैं। नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन में सबसे पहले एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। और यातायात को क्या करना पड़ता है दोस्तों, नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलते हैं, कौन सी संस्था इनके लिए जिम्मेदार होती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग हैं जो सारा काम करते हैं। आइए इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा वही जीएस पेपर 2 यूनिट 2 से जुड़ा मुद्दा है ना। क्या सीखेंगे हम, नगर पालिका क्या है ना, वार्ड पार्षद क्या होते हैं, और पार्षद समितियां कैसे बनती हैं है ना, उनका काम क्या है, ये सभी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नगर प्रशासन। नगर जो शहर हमारा होता है वहाँ में क्या हो, प्रशासन कैसे चलता है। तो गांव के मुकाबले शहर काफ़ी बड़ा होता है। तो गांव के मुकाबले क्या होता है दोस्तों, शहर काफ़ी बड़ा होता है। शहर की आबादी अधिक होती है, और शहर की आबादी क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है, इसलिए वहाँ जन सुविधाएं भी क्या होती हैं, अधिक होती हैं। इसलिए वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जन की जो लोगों की क्या है सुविधाएं हैं वो भी अधिक होती हैं। लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सब की सही ढंग से देखभाल की ज़रूरत होती है। तो लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या हो, इन सब की सही ढंग से देखभाल की ज़रूरत होती है। शहरों में जन सुविधाएं देने का काम नगर पालिका का होता है। शहरों में जन सुविधाएं देने का काम क्या है, नगर पालिका का होता है। तो शहरों में जो लोगों की सुविधाएं हैं उसको कौन प्रदान करने का काम करता है, नगर पालिका करती है। अब नगर पालिका क्या होती है, यह एक चुनी हुई संस्था है।
नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल का होता है। छोटे शहरों में इसे नगर पालिका ही कहते हैं। जो छोटे शहर हैं उनमें क्या कहते हैं, इसको नगर पालिका कहते हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं वहाँ पर क्या होता है, नगर निगम होते हैं। तो छोटे शहर है ना, जहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या कम होती है, वहाँ क्या होती है, नगर पालिका होती है। और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नगर निगम रहते हैं। अब वार्ड देख लेते हैं। हर नगर पालिका को छोटी इकाइयों में बांटा जाता है जिनको वार्ड कहते हैं। तो जैसे गांवों में हमने देखा था वार्ड पंच होते थे, उसी तरह से नगर पालिका को क्या करते हैं, छोटी इकाइयों में बांट देते हैं और उनको क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वार्ड पार्षद कौन होते हैं। वार्ड पार्षद कौन होते हैं, तो हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं। हर वार्ड के लोग क्या करते हैं, अपना एक पार्षद चुनते हैं, जिसे वार्ड काउंसिलर भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, वार्ड काउंसिलर भी कहते हैं। सभी वार्ड पार्षद अपने में से एक चेयरमैन को क्या करते हैं, चुनते हैं। और ये जो वार्ड पार्षद होता है ना, वार्ड काउंसिलर होता है, वो क्या करता है दोस्तों, ये सभी मिल करके है ना क्या करते हैं, एक चेयरमैन को चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चेयरमैन को चुनते हैं। अब विभाग क्या होता है, नगर पालिका के काम को सही ढंग से चलाने के लिए कई विभागों की जरूरत पड़ती है। तो नगर पालिका जो होती है उसके काम को सही तरीके से चलाने के लिए कई सारे विभागों की क्या होती है दोस्तों, ज़रूरत होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सफाई विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, निर्माण विभाग हो गया। ये क्या हैं, कई विभाग हैं है जो नगर पालिका के काम को सही ढंग से चलाने के लिए इन विभागों की क्या है, ज़रूरत है। सफाई विभाग का काम शहर में साफ सफाई रखना है। सफाई विभाग जो है उसका काम क्या है दोस्तों, शहर में साफ सफाई को रखना है। नालियों की सफाई और कचरे का निपटारा इसी विभाग की जिम्मेदारी है। और जो नालियों की सफाई होती है और जो कचरे का निपटारा है, ये सफाई विभाग ही क्या करता है दोस्तों, करता है। स्वास्थ्य विभाग का काम क्या है, स्वास्थ्य विभाग का काम स्वास्थ्य के मुद्दे को देखना, जैसे मलेरिया, डेंगू, हैजा, आजकल क्या है कोरोना है ना, इसकी देखभाल, इसकी रोकथाम का प्रयास करना है ना। तो शिक्षा विभाग का काम है स्कूलों में सुविधाओं को देखना। और निर्माण विभाग का काम है पार्क, स्ट्रीट लाइट है ना, कुछ सड़कों का निर्माण करवाना और रख रखाव करना। तो इस तरह से इन चारों विभागों के क्या हो गए दोस्तों, काम हो गए। अब देख लेते हैं पार्षद समितियां। तो विभिन्न कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए विभिन्न समितियां बनती हैं। तो अलग अलग कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए क्या होता है दोस्तों, अलग अलग समितियां बनती हैं। इन समितियों के सदस्य पार्षद ही होते हैं। और इन समितियों के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, पार्षद ही होते हैं। उसके सदस्य कौन होते हैं दोस्तों, पार्षद ही होते हैं। और इन समितियों का नामकरण उससे जुड़े काम के आधार पर होता है। और इन समितियों का जो नामकरण होता है, तो जो जिस प्रकार का काम होता है तो उस प्रकार के काम से जुड़े क्या होते हैं, आधार पर ही इनका नाम करते हैं। जैसे सफाई समिति या शिक्षा समिति है ना, जो सफाई का काम करती है ना, तो वो सफाई समिति होगी। जो शिक्षा का काम करेगी वो शिक्षा समिति होगी। इसी तरह से स्वास्थ्य समिति होगी है ना, निर्माण विभाग समिति होगी। तो इस तरह से ये क्या हो जाती हैं, समितियां हो जाती हैं। आप देख लेते हैं कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। इन कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। इनका काम विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करवाना और उनका प्रबंधन करना है। तो जो कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वो अपना काम क्या करते हैं, जो सरकार के क्या है ना विभिन्न कार्यक्रम है उनको लागू करवाते हैं और उनको क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं कि वो ठीक से क्या हो, चल सके। आगे देखते हैं दोस्तों, नगर पालिका के कौन कौन से काम हैं। नगर पालिका कौन कौन से काम करती है, तो जल आपूर्ति, अस्पताल, सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाली, अग्निशमन, बाजार, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड, कचरा प्रबंधन, ये सभी काम कौन करता है दोस्तों, नगर पालिका करती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब क्या है, नगर पालिका की आय के स्रोत कौन से हैं। नगर पालिका की आय के स्रोत क्या हैं, मकान हो गया, जल हो गया, बाजार हो गया, मनोरंजन और वाहनों, इन सभी पर क्या है, टैक्स के द्वारा नगर पालिका अपने आय को सृजित करती है। इसके अलावा नगर पालिका को सरकार से अनुदान भी मिलता है। और इसके अलावा क्या है दोस्तों, नगर पालिका से सरकार को क्या मिलता है, अनुदान भी प्राप्त होता है। मतलब सरकार को क्या होता है, कुछ राशि भी मिलती रहती है समय समय पर। नगर पालिका वाहनों पर पार्किंग शुल्क भी वसूलती है। और जो पार्किंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर क्या करती है, नगर पालिका पार्किंग शुल्क भी वसूलने का काम करती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट रोजगार क्या होता है, आजकल भारत की नगर पालिकाओं में एक नई परिपाटी शुरू हुई है। आजकल क्या हो गया है दोस्तों,
जो हमारे देश की नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पर क्या है, एक नए प्रकार की व्यवस्था क्या हो गई है दोस्तों, शुरू हो गई है। अपने खर्चे घटाने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं ने कई काम प्राइवेट ऑपरेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे काम करने वाले मजदूर नगर पालिका से वेतन नहीं पाते हैं। और जो ऐसे काम करने वाले क्या हैं, मजदूर हैं, है ना, कर्मचारी हैं, वो क्या है दोस्तों, नगर पालिका से वेतन नहीं पाते हैं, है ना। इससे कार्य क्षमता तो निसंदेह बढ़ी है, इससे जो हमारी क्या है, कार्य की कुशलता है वो तो निसंदेह बढ़ गई है, लेकिन इससे मजदूरों की स्थिति क्या हो गई है दोस्तों, खराब हो गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा रोजगार है दोस्तों, उससे कार्य की क्षमता निसंदेह बढ़ जाती है, लेकिन क्या है, मजदूरों की जो स्थिति है उस वो क्या हो गई है दोस्तों, दयनीय हो गई है। अब मजदूरों को नौकरी सुरक्षित नहीं रही है। इसके कारण क्या हो गया है दोस्तों, मजदूरों की जो नौकरी है वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है, और उनको जो क्या है, सोशल प्रोटेक्ट होता है वो भी नहीं मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा क्या आ गया, अध्याय 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या किस तरह से आजीविका क्या करते हैं दोस्तों, आजीविका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लोग किस तरह से अपने क्या करते हैं, जीवन को चलाते हैं, देख लेते हैं। वही क्या है, जीएस पेपर 1 है ना, जीएस पेपर 3 यूनिट 1 से जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। और जीएस पेपर 2 के यूनिट 4, 5, 6 से जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये, है ना, यूपीएससी की दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले पाठ में हमने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधों पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि गांव के लोग किन विभिन्न तरीकों से आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे खेती क्या होती है ना, किसानों के प्रकार कैसे हैं, कौन कौन से हैं, अन्य पेशे कौन कौन से हैं, मछुआरे क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कृषि क्या होती है। तो भारत के गांवों में अधिकतर लोगों का पेशा क्या है दोस्तों, कृषि है। भारत के गांवों में अधिकतर लोगों का पेशा कृषि है। खेतीबाड़ी के अलावा गांवों के लोग कुछ अन्य काम भी करते हैं, और खेतीबाड़ी के अलावा गांवों के लोग क्या करते हैं, कुछ अन्य काम भी करते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में 40% खेतीहर मजदूर हैं। 40% क्या है दोस्तों, खेतीहर मजदूर हैं, मतलब खेती करने वाले क्या हैं, मजदूर हैं। भारत के किसानों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। भारत के किसानों को हम क्या कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा किसान, छोटा किसान और भूमिहीन किसान। 3 प्रकार के किसानों में हम क्या कर सकते हैं, देश के किसानों को बांट सकते हैं। एक तो क्या है, बड़े किसान हैं, है ना, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। फिर छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीनें हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास क्या है, भूमि ही नहीं है ना, भूमिहीन है। तो बड़ा किसान क्या होता है, कुछ मुट्ठी भर किसान ही इस श्रेणी में आते हैं। बहुत कम किसान क्या है, बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। गांव की अधिकांश जमीन, गांव की जो अधिकांश जमीन है दोस्तों, वो क्या होती है, इन्हीं के पास होती है। ज़्यादातर जमीन जो क्या है गांव की, वो बड़े किसानों के पास ही होती है। इनकी खेती से इतनी उपज होती है कि उनके परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और इनकी खेती से क्या होता है, इतनी पैदावार हो जाती है कि उनके परिवार की जितनी ज़रूरतें होती हैं सभी पूरी हो जाती हैं, और शेष क्या है, बाजार में भी बिक जाता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, बाजार में बिक जाता है। कई बड़े किसान खेती के से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, और जो कई बड़े किसान हैं वो खेती से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, जैसे आटा मिल लगा लेते हैं, खाद और बीज की दुकान भी कर लेते हैं बड़े किसान। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। वे अपने कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर को किराए पर भी लगाते हैं। बड़े किसानों को अपने खेत पर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि वे मजदूरों को काम पर लगाते हैं। तो बड़े किसान क्या कर लेते हैं दोस्तों, जैसे आटा मिल लगा लिए, है ना, खाद बीज की दुकान कर लिए, जो उनका ट्रैक्टर थ्रेसर है ना, कृषि के उपकरण है, उनको किराए पर भी लगा देते हैं। तो इस तरह से उनकी क्या हो जाती है दोस्तों, आमदनी बढ़ जाती है, और वो किसान क्या करते हैं, खेत में काम नहीं करते हैं, है ना, और वो उनके कामों को क्या करता है, वो मजदूरों को अपने काम में क्या कर लेते हैं, लगा करके काम करा लेते हैं। और छोटा किसान क्या होता है दोस्तों, छोटे किसान क्या होते हैं दोस्तों, उनके हितों में
उनके खेतों में बस इतना उपज आता है कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो किसानों की एक बड़ी संख्या इस श्रेणी में आती है। छोटे किसानों में बहुत ज़्यादा किसान आते हैं और इनकी खेती दोस्तों, और इनकी खेती क्या होती है, इनके खेतों में बस इतना उपज हो पाता है कि इनके जो परिवार हैं उनका क्या हो सकता है, भरण पोषण हो सकता है। अधिकतर छोटे किसान खुद ही अपने खेतों में काम करते हैं और ज़्यादातर जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने खेतों पर स्वयं ही काम करते हैं। कुछ किसान मजदूरों को भी काम पर लगाते हैं और कुछ किसान क्या करते हैं दोस्तों, मजदूरों को भी काम पर लगाते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के खेतों पर भी काम कर लेते हैं और कुछ क्या होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के खेतों पर भी काम कर लेते हैं ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए, ताकि कुछ क्या हो, अतिरिक्त आमदनी हो जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान, अधिकतर गांवों में भूमिहीन किसानों की संख्या बहुत अधिक है। ज़्यादातर गांवों में क्या है दोस्तों, जो भूमिहीन किसान हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। ऐसे किसान अक्सर दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं और ऐसे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, अक्सर करके दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। इन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और इनको क्या मिलता है, बहुत कम मात्रा में मजदूरी मिलती है। ऐसे किसानों के परिवार के हर सदस्य मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं और ऐसे जो किसान हैं उनके परिवार के जो हर सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं। उनकी कमाई इतनी कम होती है, उनकी जो कमाई होती है वो क्या होती है, इतनी कम होती है कि उनके परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता है और उनका जो परिवार होता है उसका भरण पोषण भी क्या होता है, ठीक से नहीं हो पाता है। भारत में खेती से साल के कुछ ही महीनों में रोजगार उत्पन्न होता है। खेती से क्या होता है, 12 महीने रोजगार नहीं मिलता है, कुछ ही महीने में रोजगार मिलता है। मजदूर साल के कुछ ही महीनों में व्यस्त रहते हैं, जैसे जुताई, बुवाई, निराई और कटाई के समय। बाकी महीनों में मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता। बाकी महीनों में क्या होता है दोस्तों, मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता है। मंदी के महीनों में कई भूमिहीन किसान काम की तलाश में पास के शहरों में चले जाते हैं और जब काम नहीं रहता है दोस्तों खेती में, तो क्या करते हैं किसान, काम की तलाश में पास के शहरों में चले जाते हैं। कई तो बड़े शहरों के लिए पलायन कर जाते हैं और कई क्या हो जाते हैं, बड़े शहरों के लिए पलायन कर जाते हैं। सरकार की रोजगार सृजन क्षमताओं के कारण कई मजदूरों के पास के गांवों में सड़कें और बांध निर्माण के में काम मिल जाता है। तो सरकार की रोजगार सृजन के कारण है ना, कई मजदूरों को पास के गांवों में सड़कें और बांध निर्माण में काम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है? तो पहाड़ की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे क्या है, पानी ठहरा रह सके। इसमें चावल की खेती सबसे अच्छी तरह से होती है और इसमें क्या होती है दोस्तों, चावल की जो खेती है वो सबसे अच्छी तरह से हो सकती है। सीढ़ी नुमा जो खेती होती है इसमें चावल की खेती अच्छी तरह से हो सकती है। अतिरिक्त आय के लिए कुछ किसान पशुपालन भी करते हैं, पशुओं को पालते हैं। ऐसे किसान दूध को अक्सर सहकारी समिति को बेच देते हैं। कुछ पास के शहरों में दूध बेचने चले जाते हैं और कुछ क्या करते हैं दोस्तों, पास का जो शहर होता है हमारा, वहाँ पर दूध बेचने जाते हैं। कुछ किसान मुर्गी पालन भी करते हैं और कुछ किसान क्या करते हैं दोस्तों, मुर्गी पालन भी करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा क्या है, 2014 का है, जीएस पेपर सेकंड में आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषितर रोजगार और आय का प्रबंधन करने में पशुधन पालन की बड़ी संभावना है। भारत के इस क्षेत्र को प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों क्या है, हमारे मेंस में अक्सर करके पूछे जाते हैं, जो क्या होते हैं, जिनका बैकग्राउंड हमारी एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न हम लोग देखते चलते हैं, है ना, इंटरलिंक, ताकि हमारा होता रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, खेतों की पैदावार के लिए बाजार। खेतों की पैदावार के लिए दोस्तों बाजार। कटाई के महीनों में फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल बहुत कम दामों में बेचनी पड़ती है। कई बार बिचौलिए भी उन्हें फसल कम कीमत पर बेचने को मजबूर करते हैं। कई बार क्या होता है, बिचौलिए भी जो बीच के लोग होते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, फसल कम कीमत पर बेचने के लिए किसान को मजबूर करते हैं। कई बार इसमें साहूकारों का भी हाथ होता है और कई बार क्या होता है दोस्तों, इसमें जो साहूकार होते हैं उनका भी क्या होता है दोस्तों, हाथ होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। सरकार किसानों की मदद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है ना। कटाई के महीनों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
फसल खरीदी जाती है। किसानों से क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल को खरीदते हैं। आगे देखते हैं अन्य पेशे क्या है दोस्तों। गांव में कई अन्य पेशे के लोग भी देखने को मिलते हैं। बड़े गांवों में जनरल स्टोर, दवा की दुकान, चाय की दुकान आदि। कुछ लोग साइकिल मरम्मत, बढ़ईगिरी, गुड़ बनाना आदि काम भी क्या करते हैं। मछली पकड़ना, गांवों में खासकर तटीय इलाकों में मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। अधिकतर मछुआरों के पास छोटी नाव और कुछ मामूली उपकरण होते हैं। कुछ मछुआरों के पास बड़ी कैटामैरन होती है, बड़ी नाव होती है जिसमें मोटर भी लगा रहता है, जिसमें क्या होता है, मोटर लगा रहता है। बड़ी कैटामैरन से वे गहरे समुद्रों में जा सकते हैं। और जो बड़ी कैटामैरन होती है जिसमें मोटर लगा रहता है, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, गहरे समुद्रों में भी चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की स्थिति कैसी है दोस्तों। तो किसानों को कई बार खाद, बीज और कृषि उपकरण खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। बड़े किसानों को तो आसानी से बैंक से ऋण मिल जाता है, लेकिन छोटे किसानों को इसमें मुश्किल होती है। छोटे किसानों को क्या होता है दोस्तों, इसमें परेशानी आती है। इसीलिए छोटे किसानों को जमींदारों और साहूकारों की आस रहती है। इसलिए जो छोटे किसान हुए उनको क्या रहता है, जमींदारों और साहूकारों से आस रहती है ना। उनसे वो क्या करते हैं, आशा लगाए रहते हैं कि वो हमें कर्ज देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसे में ब्याज दर बहुत ऊंची हो जाती है। और ऐसे में क्या हो जाता है दोस्तों, ब्याज दर क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है। इससे अक्सर छोटे किसान कर्ज तले दब जाते हैं। इससे जो क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं अक्सर करके कर्ज तले दब जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसान की आय का अधिकतम हिस्सा कर्ज को चुकता करने में चला जाता है। किसान की आय का क्या होता है दोस्तों, अधिकतर जो हिस्सा होता है वो कर्ज को चुकता करने में चला जाता है। अगर किसी प्राकृतिक विपदा के कारण फसल चौपट हो जाती है तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। तो जो स्थिति है क्या है दोस्तों, वो और ज़्यादा भयंकर हो जाती है। ये देखिए, आपके विचार से भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्याओं के क्या उपचार हैं, है ना। 2005 में आया था जीएस पेपर 2 में, है ना। इसी तरह से 2014 में ये क्या है, भारत में कृषि की पृष्ठभूमि में इस कथन की चर्चा करना है। गाँव में सहकारी समिति को छोड़कर, है ना, ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा, है ना। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण, है ना, भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि के संदर्भ में इसकी क्या करना था, चर्चा करना था। बाध्यताओं, कसौटियों का सामना करना पड़ता है ना। इस तरह से ये बड़ा लंबा क्वेश्चन था, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, बेसिक से शुरुआत करके, है ना, इसको क्या करना है, करंट तक ले जाकर के इंड करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसी है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका हो गई, अब शहरी क्षेत्र में कैसी आजीविका है। तो भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं, 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी क्या है, ज़्यादा लोग रहते हैं। और क्या है दोस्तों, काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शहर में क्या है, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, है ना। इन सब का क्या करेंगे, एक एक करके देखते चलेंगे। तो क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे शहरों में रोजगार, है ना, स्थायी रोजगार, अस्थायी रोजगार, दिहाड़ी मजदूर क्या होते हैं, है ना, सामाजिक सुरक्षा कैसी है शहरों में। तो सबसे पहले शहर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जिस स्थान पर लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी नहीं होता है उसको शहर कहते हैं। गांवों में क्या था, खेती बाड़ी मुख्य पेशा था, लेकिन शहर में क्या है, खेती बाड़ी मुख्य पेशा नहीं होता है। कृषि उत्पाद के लिए शहर को गांवों पर निर्भर होना पड़ता है। तो कृषि उत्पाद के लिए, है ना, भोजन के लिए जो अनाज हैं उनके लिए ये क्या रहते हैं, शहर गांवों पर निर्भर रहते हैं। शहर में बहुत ही कम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और शहर के क्या है, बहुत ही कम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के काम के कारण दूसरों का जीवन सरल बनता है। लेकिन हर व्यक्ति जो काम करता है उसके कारण जो दूसरे लोग होते हैं उनका जीवन क्या हो जाता है, सरल बन जाता है, आसान बन जाता है। सरकारी नौकरी क्या होती है दोस्तों, शहर के कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, सरकारी नौकरी करते हैं। इनमें से कुछ केंद्र सरकार के लिए तो कुछ राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, केंद्र सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, स्टेट, है ना, राज्य सरकार के एम्प्लॉय होते हैं। अब सरकारी नौकरी के लाभ कौन कौन से हैं। सरकारी नौकरी अस्थायी होती है ना। सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए निश्चिंत रहता है कि वह रिटायरमेंट होने तक नौकरी करता रहेगा। सरकारी नौकरी में वेतन नियमित रूप से मिलता है। वेतन के अलावा भी कई सुविधाएं क्या होती हैं,
मिलती हैं। तो ये सरकारी नौकरी का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया, जिसकी आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं। नौकरी अस्थायी रहती है ना, रिटायरमेंट तक नौकरी करता रहता है व्यक्ति, है ना। सरकारी नौकरी में वेतन नियमित, है ना, रेगुलर रूप से मिलता रहता है और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। सरकारी नौकरी में क्या होता है और दोस्तों, त्योहारों, राष्ट्रीय छुट्टियों पर भी छुट्टी मिलती है। इन छुट्टियों के अलावा सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी छुट्टी ले सकता है। जैसे मान लो बीमार हो गया तो मेडिकल लीव उसको मिल जाएगी। ऐसी छुट्टी लेने पर वेतन भी नहीं कटता, और यदि इस तरह की वो छुट्टी ले लेता है तो उसमें वेतन भी नहीं कटता है। लेकिन ऐसी छुट्टी के लिए एक साल में दिनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, निर्धारित होती है। एक साल में, है ना, कोई कितने दिन की इस तरह की छुट्टी ले सकता है, उसकी संख्या क्या है दोस्तों, निर्धारित होती है। आगे देखते हैं, सरकारी कर्मचारी को और उसके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं, है ना। उनको क्या मिलता है दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। एक नियत राशि तक इलाज में लगे खर्च का भुगतान सरकार करती है ना। इसी तरह से वेतन का एक हिस्सा हर महीने सरकार के पास जमा होता है, और वेतन का क्या होता है, कुछ हिस्सा सरकार के पास जमा होता जाता है, और इस धनराशि का इस्तेमाल कर्मचारी के रिटायरमेंट पर किया जाता है। और इस तरह की जो धनराशि होती है, इसका इस्तेमाल कब होता है, जब रिटायरमेंट हो जाता है उस समय किया जाता है कर्मचारी द्वारा। रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारी को एक बड़ी रकम एक मुश्त मिल जाती है। एक बड़ी रकम क्या होती है, एक साथ मिल जाती है। इसके अलावा उसे हर महीने पेंशन भी मिलता है, और इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, हर महीने उसको पेंशन भी मिलता है। अब देख लेते हैं सरकारी नौकरी के लाभ क्या है, थोड़ा सा, है ना, शार्ट में देखते हैं। अस्थायी नौकरी होती है, नियमित वेतन मिलता है, सवैतनिक छुट्टी भी मिलती है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं, है ना, पेंशन भी मिलती है। ठीक है दोस्तों। प्राइवेट कंपनी की नौकरी क्या होती है, कई लोग निजी कंपनियों में काम करते हैं, है ना। कुछ प्राइवेट कंपनियां काफ़ी बड़ी होती हैं, और इन कंपनियों द्वारा लगातार हर वह सुविधा दी जाती है जो सरकारी नौकरी में मिलती है। और ये जो कंपनियां होती हैं ये भी सब लगभग सभी सुविधाएं देती हैं। स्थायी कर्मचारी तथा अस्थायी कर्मचारी ये क्या होते हैं, स्थायी कर्मचारियों को अक्सर अच्छी तनख्वाह मिलती है और उनकी नौकरी सुरक्षित रहती है, लेकिन अस्थायी कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, है ना। उनको कभी भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अस्थायी कर्मचारी क्या होते हैं दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों में अधिकतर लोग अस्थायी मजदूर होते हैं। अस्थायी कर्मचारियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, मजदूर कहा जाता है। इनमें से अधिकतर को काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है, जो जैसा काम करता है उस आधार पर उनको क्या मिलता है दोस्तों, पारिश्रमिक मिलता है, दिहाड़ी मिलती है। फैक्ट्रियों में बड़ी ही भयावह स्थिति होती है, और जो फैक्ट्रियां हैं उसमें बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। काम करने की जगह तंग होती है, कम जगह में काम करना पड़ता है, रोशनी भी कम होती है, और ताज़ी हवा भी नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। यदि कोई मजदूर शिकायत करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और छुट्टियां। इस तरह की क्या होती हैं दोस्तों, सुविधाएं अस्थायी कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों। तो शहरी निर्धनों की दशाएं ग्रामीण निर्धनों की अपेक्षा अधिक दुखद हैं। अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। ये भी जीएस पेपर सेकंड, है ना, में ही आया है। तो अस्थायी काम क्या हो गया, अस्थायी काम में नियमित पगार सैलरी मिलता है, इसमें काम सुरक्षित रहता है, इसमें अच्छी कमाई होती है, नौकरी से सेवानिवृत्ति पर पैसा मिलता है, और राष्ट्रीय और वार्षिक छुट्टी की सुविधा होती है। और अस्थायी काम में क्या होता है, कोई नियमित आय नहीं होती है, काम सुरक्षित नहीं होता है, बहुत कम कमाई होती है, सेवानिवृत्ति पर कोई पैसा नहीं मिलता है, इसमें सुविधा क्या होती है, नहीं होती है, कोई सुविधा नहीं होती है। अब दिहाड़ी मजदूर क्या होता है दोस्तों, दिहाड़ी मजदूरों की संख्या तो और भी अधिक है। जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं होता है ना, उनको कोई जो है स्किल नहीं आती है, तो उन्हें क्या होता है, दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। और इन मजदूरों को महीने के कुछ ही दिनों पर काम मिल जाता है, और इन मजदूरों को क्या होता है, महीने के कुछ ही दिनों में काम मिल जाता है। इनमें से अधिकतर दूर दराज एक इलाके से काम की तलाश में आते हैं। इसमें से क्या है, अधिकतर दूर दराज के इलाके से, है ना, काम की तलाश में आते हैं। बृहत उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में लघु उद्योगों में काम करने वालों को आमतौर पर कम मजदूरी क्यों मिलती है ना। ऐसा क्या था, पहले जीएस पेपर सेकंड में 1992 का ये क्वेश्चन है। शहरों में अत्यधिक किराया और रहने का खर्च इसकी सीमित आमदनी पर दबाव उत्पन्न कर देता है, इसलिए अपनी आय को बहुत छोटा हिस्सा ही ये बचत कर पाते हैं, जिसे वे अपनी परिवार के पास गांव में भेज सकते हैं। तो दिहाड़ी मजदूर क्या होते हैं, शहरों में अत्यधिक किराया इनको हो जाता है, रहने का खर्च
सीमित आमदनी पर क्या करता है, दबाव उत्पन्न करता है ना। इस कारण क्या होता है, ये अपनी आय का बहुत छोटा हिस्सा ही अपने बचत कर पाते हैं और गांव में अपने परिवार के पास भेज पाते हैं। सेवा प्रदाता देखो, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, शहरों में सर्विस देने वाले लोग, कई लोग और संस्थाएं हैं। सर्विस देने वाला किसी माल को नहीं बेचता है, वह ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है, जैसे कोरियर हो गया, ट्यूशन हो गया, चार्टर अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, ये क्या कहें, सेवा प्रदाता हैं। ये भी क्वेश्चंस है ना, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। 2015 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी यहीं से समाप्त होती है। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से एनसीईआरटी क्लास 6 की, एनसीईआरटी सिविक्स विषय की, पॉलिटी सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी थी, ये क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ से समाप्त हो रही है। और अब हम क्या करेंगे, अगले कक्षा है ना 7th की एनसीईआरटी को आगे भी इस सीरीज़ को लेकर के आते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।